इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज में आपके साथ दिव्या पैन्यूली। वक्त हो चला है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की खबरों का, लेकिन उसमें नजर डालेंगे लाइन्स पर। आगरा पहुंचे 240 सदस्यीय जापानी डेलीगेशन। जापानी गवर्नर ने किया ताजमहल का दीदार। सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच ताजमहल पहुंचे मेहमान। पर्यटन मंत्री रहे मौजूद। मसूरी में सद्भावना दिवस का हुआ आयोजन। बारिश के बीच निकली महिला कांग्रेस की बाइक रैली। पूर्व पीएम राजीव गांधी को दी गई श्रद्धांजलि। एकता भाईचारे का लिया गया संकल्प। मसूरी में मनाई गई बर्तवाल की 107वीं जयंती। प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दी श्रद्धांजलि। साहित्य में योगदान को किया याद। स्मृति स्थल विकसित करने की मांग तेज। बिजली समस्या पर उपभोक्ताओं का फूटा गुस्सा। एसडीओपी कार्यालय में हुई तीखी नोकझोंक। व्यापारी महिला ने लगाए गंभीर आरोप। बिजली व्यवस्था पर उठे कई सवाल। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा। घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। आइए अब देखते हैं खबर विस्तार से। खबर आगरा से है, जहां जापान के यामानाशी प्रांत के गवर्नर कोटारो नागासाकी के नेतृत्व में 240 सदस्यीय उच्च स्तरीय जापानी प्रतिनिधिमंडल ने 20 अगस्त 2026 को आगरा पहुंचकर विश्व प्रसिद्ध ताजमहल का दीदार किया। वहीं सुरक्षा के कड़े इंतजाम के 20 सदस्यों ने ताजमहल का दीदार किया। दरअसल 240 सदस्यीय उच्च स्तरीय जापानी प्रतिनिधिमंडल ताजमहल पहुंचे, जहां डेलीगेशन की सुरक्षा को लेकर पुलिस और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट रहा। ताजमहल के आसपास सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई थी। डेलीगेशन में गवर्नर के साथ जापान के कई उद्योगपति भी शामिल रहे। यूपी के पर्यटन मंत्री भी डेलीगेशन के साथ मौजूद रहे। वहीं आगरा पहुंचा यह दल ताजमहल की खूबसूरती और ऐतिहासिक विरासत को करीब से देखने पहुंचा है। मसूरी में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती के मौके पर महिला कांग्रेस की ओर से सद्भावना दिवस मनाया गया, जहां बारिश के बावजूद कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली निकालकर राजीव गांधी के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का संदेश दिया। इस दौरान देश में एकता, भाईचारे और सद्भाव बनाए रखने का संकल्प लिया गया। महिला कांग्रेस अध्यक्ष जसबीर कौर ने कहा कि राजीव गांधी ने आधुनिक भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि बारिश के बावजूद कार्यकर्ताओं का उत्साह कम नहीं हुआ। आज हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री, सूचना क्रांति के दाता, भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी जी का जन्म दिवस है और उनका 82वां जन्म दिवस आज हम मना रहे हैं। तो आज हम सब लोग यहाँ एकत्र हुए थे और सारी महिलाओं ने मिलकर यहाँ पर बाइक रैली निकाली है, क्योंकि राजीव गांधी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री जब बने उस समय हमारा देश जो है बहुत महिलाओं को उतनी मान सम्मान नहीं था, आरक्षण नहीं था। तो उन्होंने महिलाओं के आरक्षण की बात करी और उन्होंने कहा कि महिलाओं को 33% आरक्षण मिलना चाहिए, जो कि पंचायती राज में मिलना चाहिए, विधानसभा में मिलना चाहिए और प्रत्येक उसमें महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। और बच्चियों की शिक्षा पे उन्होंने बहुत जोर दिया। तो इसको लेकर आज हमने यहाँ पर बाइक रैली निकाली और मेरा मानना ये है कि राजीव गांधी जी एक ऐसी हस्ती थी, क्योंकि जब उनकी माता जी का देहांत हुआ सन 1984 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी का, उसके बाद उनको देश का प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला, क्योंकि वो पेशे से पायलट थे और उनको राजनीति में कोई रुचि नहीं थी। परंतु उनकी सोच इतनी अधिक थी कि उन्होंने 6 वर्ष उनको मात्र मिले और 6 वर्षों में उन्होंने हमारे देश को ऊंचाइयों पर पहुंचाया और उन्होंने पूरे देश के लिए बहुत काम किए, युवाओं के लिए, बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, हर वर्ग के लिए उन्होंने कार्य किए। और उनकी सोच ऐसी थी कि वो चाहते थे कि हमारा भारत देश जो है जाति, धर्म और भेदभाव से उठकर ऊपर चले। इसलिए आज हम इस दिवस को सद्भावना दिवस के रूप में भी मनाते हैं, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि हमारे देश में इस समय क्या धर्म की राजनीति चल रही है और किस प्रकार जात पात का मामला चल रहा है, एक दूसरे से लड़ाया जा रहा है। परंतु राजीव गांधी जी की सोच ये थी
कि सब धर्मों को साथ लेकर चलो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक होना चाहिए और जाति धर्म से ऊपर उठकर हमारा देश ऊपर होना चाहिए। तो उनकी सोच ऐसी थी और उन्होंने जो हमारे उस कार्यकाल में कार्य किए, उन्होंने युवाओं को 18 वर्ष की उम्र में वोट देने का अधिकार दिलाया। नगर पालिकाओं में, नगर पंचायतों में 74वां संशोधन जो है उन्होंने दिया और उन्होंने हरित क्रांति के लिए बहुत कार्य किए। नवोदय विद्यालय उन्हीं की देन है। आप देखिए आज हमारे देश में सरकारी स्कूल जो है बंद होने के कगार पे है, उनकी हालत क्या है, परंतु उनके द्वारा चलाए गए नवोदय विद्यालय आज किस प्रकार चल रहे हैं और हमारे देश के गरीब बच्चे उसमें पढ़ रहे हैं। और उन्होंने हमारे बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी उनके द्वारा किया गया और उन्होंने जो है हमारे देश का नाम जो है पूरे विश्व में के पटल पे पहले नंबर पे लाके रखा, परंतु क्रूर हाथों द्वारा सन 1991 में कर्नाटका में उनकी हत्या कर दी गई और वो हमारे बीच में नहीं रहे। पर ऐसी शख्सियत को मैं शत नमन करती हूँ और हमारी श्रद्धांजलि यही है उनके लिए कि हमारी महिलाएं जो हैं वो पढ़े लिखे स्वावलंबी बने और अपनी बच्चियों को पढ़ाए लिखाएं और अपने पैरों पे खड़ा करें। यही राजीव गांधी जी के लिए सच्ची श्रद्धांजलि है। मसूरी में हिमवंत कवि चंद्र कुंवर बरतवाल की 107वीं जयंती पर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई, जहां माल रोड स्थित गढ़वाल टेरेस के पास उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर साहित्य में उनके योगदान को याद किया गया। वहीं कार्यक्रम की मुख्य अतिथि पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने कहा कि बरतवाल ने अल्पायु में ही हिंदी और हिमवंत साहित्य को समृद्ध किया। वहीं शोध संस्था ने प्रतिमा स्थल को साहित्यिक स्मृति स्थल के रूप में विकसित करने की मांग उठाई। देखिए, हम हर वर्ष जो है हिमवंत कवि चंद्र कुंवर बरतवाल की जयंती और पुण्यतिथि मनाते हैं और क्योंकि गत वर्षों हम देहरादून में भी कार्यक्रम करते थे आज ही के दिन, और आज के दिन गोपेश्वर से लेकर के मालकोटी और पूरे जो उत्तराखंड में वहाँ जगह जगह आज उनकी जन्म तिथि पर जो है कार्यक्रम हो रहे हैं। और वो एक ऐसे प्रकृति के चितेरे कवि थे जिन्होंने मात्र 28 वर्ष के अल्पायु में कम से कम 1000 कविताएं जो है हिंदी साहित्य को दी हैं, हिंदी कविता संसार को दी हैं और चले गए। तो इसीलिए चंद्र कुंवर बरतवाल को उत्तराखंड का कीट्स और पीवी शैले भी मानते हैं, क्योंकि वो प्रकृति कवि थे। उन्होंने यहाँ के फ्लोरा फोना के ऊपर बहुत सारी कविताएं लिखी। मंदाकिनी घाटी जहाँ उनका अंतिम जीवन गुजरा और जिस मालकोटी में उनका जन्म हुआ, उसके बाद वो पवालिया में उनके प्राण निकले, तो उस समय भी उन्होंने मंदाकिनी घाटी के ऊपर बहुत सारी कविताएं लिखी। और मसूरी के ऊपर उनकी कविताएं हैं, देहरादून के ऊपर उनकी कविताएं हैं। उनकी जो शिक्षा दीक्षा हुई है वो लखनऊ में हुई है और उसके बाद उन्हें क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस हो गया बहुत छोटी उम्र में, और ट्यूबरकुलोसिस उस जमाने के भीतर छुआछूत की बीमारी हुआ करती थी, लिहाजा उन्होंने पूरा जीवन एकांकी जीवन जिया और उस एकांकी जीवन में उन्होंने जो है मृत्यु सैया पर भी बहुत सारी कविताएं लिखी। इसीलिए उन्होंने उनको उत्तराखंड का जॉन मिल्टन भी कहा जाता है। और जिस तरह से जॉन मिल्टन ने अपनी कविताओं में अपना वियोग व्यक्त किया, तो ऐसे चंद्र कुंवर बरतवाल ने करुणा, वेदना, प्रेम और तमाम प्रकृति के तो कई उपादानों पर उनकी कविताएं हैं, 1000 से अधिक कविताएं हैं। और सुखद पहलू ये है कि चंद्र कुंवर बरतवाल की कविताएं अब यूनिवर्सिटी से लेकर के प्राइमरी स्तर पर सभी कक्षाओं में पढ़ाई जा रही है। आज कुछ मांग रखते हैं? आज माननीय अध्यक्ष मीरा सकलानी जो यहाँ पर हैं, क्योंकि ये 2017 में तत्कालीन अध्यक्ष मनमोहन सिंह मल जी के उस सौजन्य से और उनकी जो पूरी बोर्ड थी, उन्होंने जो है यहाँ पर ये मूर्ति की स्थापना, प्रतिमा की स्थापना की थी। और उसके बाद जो है ये थोड़ा ब्यूटिफिकेशन का कुछ काम रह गया, तो हमने माननीय अध्यक्ष जी से भी अनुरोध किया कि इसका ब्यूटिफिकेशन किया जाए, ताकि और साथ साथ में एक यहाँ प्लेक लगाया जाए और उसमें एक डिस्क्रिप्शन हो जिसमें चंद्र कुंवर बरतवाल के बारे में सभी लोगों को जानकारी हो सके कि इतना पहाड़ का जो एक कवि था, जो सुमित्रानंदन पंत जो प्रकृति के कवि, उनके समकक्ष एक कवि था। तो लिहाजा ये हमारी उनके प्रति भी भावपूर्ण श्रद्धांजलि होगी। जयंती और उनकी जो रचनाएं हैं उनको आगे बढ़ाने का काम जिस तरीके से हमारी ये समिति कर रही है, उसके लिए वो बधाई की पात्र हैं। और चंद्र कुंवर बरतवाल जी ने अपनी रचनाओं के माध्यम से जिस तरीके से पहाड़ की पीड़ा को दर्शाया है, उनकी जो अभिव्यक्ति थी अपने अंदर के दर्द को जो जिस तरीके से उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से अभिव्यक्त किया है, निश्चित रूप से वो आज के पीढ़ी के लिए सीखने का ये काम करती है। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से समिति ये काम करती आई है चंद्र कुंवर बरतवाल जी की सोच को, उनकी रचनाओं को आगे बढ़ाने का, आगे भी यूं ही काम करते रहेंगे।
यहाँ पर कुछ मांगे रखी गई? देखिए वो पिछली बार भी रखी गई थी, लेकिन क्योंकि जहाँ पे मूर्ति लगी हुई है उसके नीचे एक नाला बना हुआ है जो बहुत ही संकरा नाला है। और अभी हम लोगों ने जब यहाँ पे काम PWD के माध्यम से यहाँ पे काम शुरू किया जा रहा था तो वो वहाँ पे काम नहीं हो पा रहा था, जैसे भी नहीं लग पा रही थी, मजदूर भी काम नहीं कर पा रहा था क्योंकि ऊपर मूर्ति का ढांचा लगा हुआ था। तो मेरी समिति से भी बात हुई थी हम कि अगर हम नाला खोलते हैं तो इस मूर्ति को हमको शायद हो सकता है कि इस जगह को थोड़ा डैमेज करना पड़े, तो उसके बाद हम तुरंत मूर्ति के यहाँ पे फिर से जिस लोकेशन पे है उसी लोकेशन पे स्थापित करके जो उसके सौंदर्यकरण की जो बात हुई है उस पे भी काम करें। फिर एक बार मसूरी देहरादून मार्ग बंद हो गया, एक हिस्सा फिर धंस रहा है, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें तो होंगी। निश्चित रूप से देखिए जो मसूरी देहरादून मार्ग जो बार बार बंद हो रहा है और जगह जगह पे बंद हो रहा है, माननीय मंत्री जी से भी सुबह फोन पे वार्ता हुई थी और वहाँ पे टीम भी गई है, मुस्तैदी के साथ टीम लगी हुई है। मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही उसको खोल दिया जाएगा, लेकिन लगातार जिस तरीके से धसाव हो रहा है वो एक चिंताजनक बात तो है ही, लेकिन उस धसाव के साथ मैं लोगों से अपील भी करना चाहूँगी कि जो मसूरी देहरादून का सफ़र तय कर रहे हैं वो जरा देख के सफ़र तय करें। और क्योंकि खतरा बना हुआ है वहाँ पे और लगातार धसाव हो ही रहा है, तो टीम वहाँ पे मुस्तैदी से के साथ लगी हुई है। विभाग से भी बात हुई है, विभाग भी वहाँ मुस्तैदी के साथ लगा हुआ है। कोसीकलां में बिजली की समस्या और बिलिंग व्यवस्था को लेकर उपभोक्ताओं का गुस्सा सामने आया है, जहां HDO कार्यालय पहुंचे एक व्यापारी और महिला की अधिकारियों से तीखी नोकझोंक हो गई। बता दें दोनों ने विभागीय कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए। वहीं व्यापारी का आरोप है कि बिजली व्यवस्था खराब होने से उसका आटे का कारोबार प्रभावित हो रहा है। वहीं महिला ने करीब 1700 रुपये बिल जमा करने के बाद 3 महीने में 54,000 रुपये का बिल आने का दावा किया। दोनों ने शिकायत कर पुलिस बुलाने की बात कही जाने का आरोप लगाया। क्या परेशानी आ रही है? मैंने SDO साहब को फ़ोन मिलाया था विद्युत व्यवस्था के लिए। कोसीकलां में विद्युत व्यवस्था बहुत ख़राब है। मेरा आटे का काम है। मैंने फ़ोन मिलाया, सर लाइट बिल्कुल नहीं मिल रही है और पिछले 1 हफ्ते से तो बिल्कुल ही नहीं मिल रही है। हर 1 मिनट में लाइट चली जाती है, हर 1 मिनट में लाइट चली जाती है। कभी लाइट मिलती है तो वहाँ फ्यूज उड़ गए, वहाँ फ्यूज उड़ गए, वहाँ फ्यूज उड़ गए। 400 के में 250 के फ्यूज बांध रहे हैं ये। 400 के ट्रांसफार्मर 250 के फ्यूज बांध रहे हैं, फ्यूज तो उड़ेंगे ही उड़ेंगे। 800 रुपये की सिक्योरिटी थी, 2000 की सिक्योरिटी कर दी, वो भी हम लोगों ने जमा कर दी। उसके बाद भी लाइट मिलती नहीं है। SDO साहब से फ़ोन पे बात करते हैं तो धमकी देते हैं कि मैं नंबर ब्लॉक कर दूंगा तुम्हारा। कभी बात करते हैं तो ज़्यादा बात मत करो। यहाँ के मैं आया, मैंने यहाँ की शिकायत करी तो मुझसे कहते हैं कि बिल्कुल मुझसे मत कहो, ज़्यादा बोलोगे तो पुलिस बुला लूँगा। पुलिस की धमकी देते हैं, पुलिस बुलाने की। और लाइट के बारे में कोई सही जवाब दिया नहीं कि लाइट मिलेगी, कि बस ओवरलोड चल रहा है। जब आप बिल ले रहे हो, सिक्योरिटी ले रहे हो, तो ओवरलोड की जिम्मेदारी तो आपकी है। लिखित में कोई शिकायत दी थी? लिखित में नहीं शिकायत कोई दी, मैंने मुँह जबानी बात करी है, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल पाया। नहीं, उल्टा पुलिस बुलाने की धमकी दी है और मुझसे मत दो। मैंने कहा साहब अगर इस तरह से बच्चे गुरुद्वारे भेजने पड़ जाएंगे तो मुझसे कहते हैं हाँ गुरुद्वारे भेज दो बच्चों को, मुझसे मत कहो। और यहाँ से उठ के और चले गए बिना कोई संतोषजनक जवाब दिए हुए, यहाँ से उठ के और चले गए। और बिल्कुल रवैया उनका इतना खराब है SDO साहब का। जब तक ये SDO साहब यहाँ पर रहेंगे मुझे नहीं लगता कि विद्युत व्यवस्था सुचारू हो या कोई सही तरीके से उपभोक्ता को जवाब मिले। क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हो? क्या मामला है? बिल का ही मामला है। क्या मतलब क्या दिक्कत आ रही है? मतलब मैं बिल भरने आई थी, सोमवार को बिल भर के गई हूँ 1783 का। तो क्या कहते हैं अब इन्हों को कल मैसेज आया है, क्या कहते हैं 54,000 का। जब मैं हर महीने फाइनल कर रही हूँ तो मेरा 54,000 का बिल कहाँ से आ गया? ये गरीब मान नहीं है। इस विषय में बात किया आपने अधिकारियों से? क्या कहते हैं हमने पहले भी, मेरे हस्बैंड आए थे, उन्होंने कहा था तो इन्होंने पुलिस बुलाने की धमकी दी थी उनको, वो चले गए, अकेले थे। मतलब बिल सही कराने के लिए आने पर भी पुलिस बुलाई जा रही है? तो ये बताओ ये क्यों है? गरीब मार क्यों कर रहे हैं इतना? इनको बोलने की तमीज नहीं है। ये क्या कर देंगे? ये ऐसे की नौकरी हटा दो यहाँ से। क्या जरूरत है फिर रखने की जब इन पे किसी की परेशानी सोलनी होती तो क्यों रह रहे हैं यहाँ पे? अगर कोई दिक्कत है तो इनको ही आके बोलेगा ना। बिल्कुल, जनता तो इनको आगे बोलेगी ना, तो इनको प्यार से बात करनी चाहिए, बोलना चाहिए, समझाना चाहिए। जब देखो ये उसकी पुलिस की धमकी देते हैं। लेकिन में कोई प्रार्थना पत्र दिया आपने? नहीं जी। हापुड़ में गौरव त्यागी हत्याकांड को लेकर लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है, जहां आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर राष्ट्रीय सैनिक संस्था के पदाधिकारियों ने SDM को ज्ञापन सौंपा, जहां प्रतिनिधिमंडल ने मांग की कि हत्याकांड के आरोपियों के खिलाफ किसी भी तरह की ढिलाई ना बरती जाए और त्वरित कानूनी कार्रवाई की जाए। संस्था ने आरोपियों के खिलाफ एनकाउंटर और उनके कथित अवैध निर्माण पर बुलडोजर कार्रवाई की मांग भी उठाई। ज्ञापन दिया, किस चीज़ को लेकर ज्ञापन दिया? अभी हापुड़ में
2 दिन पहले ही गौरव त्यागी मोहम्मदपुर आजमपुर ग्राम का बच्चा था, उसकी बिल्कुल सरेआम सड़क पर, बीच सड़क पर हत्या की गई है, और वो भी पीट कर, हथौड़े से भी नहीं, घन से। और ऐसी निर्मम हत्या की गई है कि उसको देख करके हृदय विदारक घटना की, उसे देख करके मन सहल जाता। क्या हाँ, और मैं राष्ट्रीय सैनिक संस्था से जिला अध्यक्ष मुकेश त्यागी और पूरी राष्ट्रीय सैनिक संस्था और हमारे सहयोगी संगठन के साथ। किन मांगों को लेकर आपने ज्ञापन दिया है? तो हमारी मांग ये है कि एक तो इन दोषियों पर, इस तरह के जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, चाहे वे कोई भी हैं, हमें उससे मतलब नहीं है वो किस जात से हैं, किस धर्म से हैं, इस तरह के कोई भी अपराधी किस्म के हत्यारे, ऐसे लोगों पर तुरंत बुलडोजर कार्रवाई के साथ साथ उन पे जो है एनकाउंटर होना चाहिए, और एनकाउंटर हाफ नहीं होना चाहिए, फुल एनकाउंटर होना चाहिए, जिस चीज़ के लिए योगी शासन प्रशासन जाना जाता है। और मैं बिल्कुल इस विशेष रूप से डिमांड करता हूं कि पूरी संस्था की तरफ से कि उन पर त्वरित कार्रवाई हो, त्वरित एक्शन हो शासन प्रशासन, जिससे कि आगे कुछ तरह की घटनाएं ना हो। और साथ ही एक और मैं थोड़ा संज्ञान में डालना चाहता हूं आपके सारी अपने मीडिया बंधुओं के नाते कि ये जो घटना घटित हुई केवल उससे 100 से 200 मीटर दूर पुलिस चौकी है, तो वहाँ का स्टाफ इस तरह की घटना होते हुए और राहगीरों ने उन्हें सूचना दी, उसके बाद भी अगर वो कार्रवाई करता, वहाँ वो सोता रहा, अगर वो उस समय कार्रवाई कर देता तो शायद वो बच्चा भी केवल चोटिल होता, शायद आज वो जीवित होता, अपने परिवार का इकलौता बच्चा। और उसको एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है हमारे जो है जनपद में है, क्योंकि जनपद का मामला है। हापुड़ जनपद बहुत बढ़िया चल रहा था, लेकिन अकस्मात एक किसान हैं, छोटे किसान श्री फतेह सिंह त्यागी, उनका इकलौता बेटा श्री गौरव त्यागी जो है रास्ते में जा रहा था कहीं गवाही देने के लिए। उन्हीं के ही गांव के जो है 4-5 लोग थे जिन्होंने उसकी जो है बहुत निर्मम हत्या की है। तो हम इसकी जो है हत्या की जो है कठोर निंदा करते हैं और पीड़ित परिवार को जो है योगी जी से मांग करते हैं कि पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद करें, क्योंकि वो एक छोटा किसान है, उनका पालन पोषण कैसे होगा। और योगी जी से मांग करते हैं कि भाई शासनिक प्रशासनिक अधिकारी जो हमारे हापुड़ के, उन्हें आदेश करें और बुलडोजर जो है जिसके लिए जाने जाते हैं, बुलडोजर कहीं दूर से लखनऊ से मंगाने की ज़रूरत नहीं है, बुलडोजर हापुड़ में भी हैं, बुलडोजर वहीं पे मात्र जो है 2 किलोमीटर दूर पे जो है कुचेसर चौपड़े पे बुलडोजर मिलते हैं। तो बुलडोजर से उनके मकान ढवाए जाएं और हम उनके जो है फांसी की मांग करते हैं। खबर उत्तर प्रदेश के मथुरा से है, जहां कोसी कला में स्थित गांव विशंबरा में बच्चों के बीच हुई कहासुनी ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। बच्चों के विवाद को लेकर दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और जमकर लाठी डंडे चले। मारपीट में एक महिला समेत 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दरअसल बताया जा रहा है कि बच्चों के बीच कहासुनी की जानकारी परिजनों को मिलने के बाद विवाद बढ़ा। बता दें सभी को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। दोनों पक्षों में मारपीट के दौरान तुलसीराम, नारायण, नैतिक, नीरज और पुष्पा घायल हुए हैं। वहीं परिजनों ने आरोप लगाया कि अस्पताल में भी दूसरे पक्ष के लोगों ने मारपीट की, जिससे अफरा तफरी का माहौल रहा। फिलहाल दोनों पक्षों में तनाव बना हुआ है और मामले में पुलिस कार्रवाई की जानकारी सामने आना बाकी है। तुलसीराम, क्या घटना हुई आपके साथ? कभी बात नहीं कि अचानक आए तो घूम दिए। किस बात पे को लेके? बालक की लड़ाई। अच्छा, कौन लोग थे वो? अब वो मेरे भाई का लड़का। अच्छा, तो आपके किस किस के चोट आई है? मेरे 3 जगह पाँव टूटे, 4 जगह हाथ टूटे और हाथ में फ्रैक्चर है, कमर में फ्रैक्चर है। प्रयागराज के सराइन नायर थाना क्षेत्र में 26 वर्षीय महिला की चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी गई, जहां महिला का रक्त रंजित शव किराए के मकान के कमरे से बरामद हुआ है। घटना के वक्त महिला घर में अकेली थी। जानकारी के मुताबिक हनुमानगंज बाजार के जैतपुर गांव में उषा देवी उनके पति और 4 साल की बच्ची के साथ किराए के मकान में रहती थी। बच्ची के रोने की आवाज़ सुनकर मकान मालिक कमरे में पहुंचा, जहां महिला का शव पड़ा मिला। सूचना पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए। वहीं सीसीटीवी फुटेज में एक संदिग्ध युवक की गतिविधियां सामने आई है। पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है और हत्या के कारणों की जाँच की जा रही है। आज पुलिस को लगभग 11 बजे के आसपास सूचना प्राप्त हुई कि थाना सरायनायत के अंतर्गत हनुमानगंज बाजार के पास में एक घर पे एक महिला की
डेड बॉडी पड़ी हुई है। इस सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी मौके पहुंचे तो मृतका की पहचान उषा पत्नी दिनेश कुमार निवासी 26 वर्ष के रूप में हुई, जो कि पति रहने वाले उत्तराव के हैं और मृतका रहने वाली जौनपुर की है। दोनों के दोनों यहाँ 11 अगस्त को एक किराए के कमरे में शिफ्ट हुए थे। इससे पूर्व ये मुंबई में रहते थे और हाल ही में ये मुंबई से यहाँ घर लौटे थे। जो शव है उसके गले पर धारदार हथियार से चोट होना प्रथम दृष्टया होता है, जिसके कारण मृत्यु कारित हुई है। बॉडी को पीएम हेतु पंचायतनामा भर अस्पताल भेजा जा रहा है। उसके पति से इस संबंध में तहरीर प्राप्त की जा रही है। तहरीर प्राप्त कर मुकदमा पंजीकृत कर इसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी। मौके पर फील्ड यूनिट और मेरे द्वारा घटनास्थल निरीक्षण किया गया है। आसपास की सीसीटीवी कैमरे देखे गए हैं, जिसमें कुछ अहम क्लू प्राप्त हुए हैं। एक संदिग्ध को हिरासत में भी लिया गया है, जिससे पूछताछ भी की जाएगी और इसके संबंध में आगे आप लोगों को अपडेट किया जाएगा। जामनगर में नशे में वाहन चलाने वालों के खिलाफ परिवहन विभाग ने अभियान तेज कर दिया है, जहां गुरुवार को ARTO प्रवर्तन की टीम ने चेकिंग के दौरान नशे में बाइक चला रहे एक युवक को पकड़ लिया। बता दें, एल्कोमीटर से जांच में युवक के नशे में होने की पुष्टि हुई है। इसके बाद उसे हिरासत में लेकर पुलिस ने सुपुर्द किया गया, जबकि बाइक सीज कर दी गई। साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई शुरू की गई। नशे के खिलाफ ये कार्रवाई हमारी ऑलमोस्ट हमेशा जारी रहती है। आज हमें एक नशे में धुत वाहन चालक मिले, तो उनको और उनके वाहन को पुलिस स्टेशन रामनगर में बंद कर दिया गया। उनके जो फैमिली वाले हैं उनको भी बुला के काउंसलिंग की गई। थोड़ी देर बाद जब वो थोड़े बहुत होश में लगे तो उन्हें भी हमने काउंसलिंग की, ताकि ये जो नशा का कारोबार है वो परिवहन विभाग के लिए ही नहीं, उनके परिवार और जो समाज है, रोड पे चलने वाले अन्य लोगों के लिए भी घातक है, ये उन्हें बताया गया। उन्होंने वचन तो दिया कि हम आगे से ये काम नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी ये परिवहन विभाग की कार्रवाई ऐसी चलती रहेगी। चलान और बंद की कार्रवाई तो होती रहेगी, साथ साथ हमारा मेन ध्यान है काउंसलिंग पे, कि काउंसलिंग करके लोग अगर ऐसी बातों को मान जाते हैं तो ये हमारी डबल सफलता रहेगी। होगा सस्पेंड होगा, बिल्कुल होगा। मसूरी में लगातार हो रही बारिश आफत बनती जा रही है, जहां मसूरी कैंपटी रोड पर साझा दरबार के पास भूस्खलन की चपेट सामने आने से एक मकान और दुकान पूरी तरह ध्वस्त हो गए। बता दें, हादसे में परिवार ने समय रहते बाहर निकालकर जान बचाई। देर रात जमीन खिसकने का खतरा महसूस होते ही परिवार घर से बाहर निकल गया। कुछ देर बाद मकान भरभराकर मलबे में तब्दील हो गया। घर और मकान में रखा सामान भी मलबे में दबकर नष्ट हो गया है। वहीं घटना का संज्ञान लेते हुए कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने SDM मसूरी को आपदा मानकों के तहत पीड़ित परिवार को मुआवजा दिलाने के निर्देश दिए। पहले तो मैं बहुत ही बड़ा दुखद विषय है कि एक परिवार का घर चला गया, जो कि आज बेघर हो गया, और उसके साथ साथ मैं धन्यवाद करता हूँ इनकी सोच समझदारी का, कि जिन्होंने उस समय बच्चों को और अपने परिवार को यहाँ से सकुशल यहाँ से बाहर बचाया। और आजकल जो आप भी देख रहे होंगे कि उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार बारिश की वजह से जिस तरह से कहर हर जगह आपदाएं आ रही है, तो हर जगह कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है। और जो ये नुकसान हुआ है, ये बहुत ही गरीब परिवार है, जिनके जो यहाँ पे बच्चे यहीं स्कूल पढ़ते थे, जिनका रहने का जो एक आवासीय था यहाँ पे, जो हाथ बेघर हो गया। उसके लिए मैं सरकार और प्रशासन से भी मदद की मैं विश्वास है मुझे कि ज़रूर इस परिवार को मदद मिलेगी। और यहाँ का जो प्रशासन है, अभी हमारी उनसे बात हुई, माननीय मंत्री जी से बात हुई, मंत्री जी किसी कार्यक्रम में टीली है, इस वजह से आज वो यहाँ नहीं पहुँच पाए। मुझे विश्वास है कि पीड़ित परिवार को ज़रूर सहायता मिलेगी। बस भगवान का इतना शुक्र है कि अपने आप पूरा परिवार किसी तरह से जान बचाकर भाग गए। बच्चे सब पूरे फैमिली रहती थी। नुकसान तो आप लोगों ने देख ही लिया हो, कम से कम करोड़ों का सामान तबाह हो गया। पूरा मकान 2-3 मंजिल का जो आवासीय भवन था पूरी तरह से तबाह हो गया। हम लोगों ने बस सरकार से बस एक गुहार करते हैं कि पीड़ित परिवार की ज़्यादा से ज़्यादा मदद की जाए। अभी के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे पल्स 24 न्यूज़ के साथ। तब तक नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा,
मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन।